विज्ञान पार्ट 5 पढ़ रहे हैं, उसका ये तीसरा पार्ट है संक्रमण के तरीके। आप जान चुके हैं कि हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से प्रवेश करते हैं, जैसे दूषित वायु, जल तथा रोगग्रस्त व्यक्ति के संपर्क से। इसीलिए अपनी सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। ऐसे रोग जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जब वायु, जल, भोजन अथवा व्यक्तिगत संपर्क द्वारा फैलते हैं, संक्रामक रोग छूत की बीमारी कहलाते हैं। हैजा, सर्दी, जुकाम, चेचक आदि संक्रामक रोग हैं। आखिर रोगाणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंच जाते हैं, आइए जानें। वायु द्वारा। सर्दी, जुकाम अथवा इन्फ्लुएंजा से पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को जुकाम कैसे हो जाता है? जुकाम से पीड़ित व्यक्ति को छींक के साथ पानी जैसे द्रव की अत्यंत सूक्ष्म बूंदें वायु में फैल जाती हैं। इसके साथ जुकाम रोग के लाखों विषाणु हवा में फैल जाते हैं और सांस के साथ ये दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं। दूषित जल द्वारा। मनुष्य में कई संक्रामक रोग दूषित जल के पीने से होते हैं, जैसे हैजा से ग्रसित रोगी के अपशिष्ट पेय जल में मिल जाते हैं, और यदि कोई व्यक्ति जाने अनजाने में दूषित जल को पीता है तो वह व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। मिट्टी द्वारा। प्रोटोजोआ की कई जातियां जो मिट्टी में पाई जाती हैं, वहाँ उगने वाली सब्जियों के साथ मनुष्य तक पहुँचती हैं और संक्रमित करती हैं। बच्चों की गंदी मिट्टी में खेलने के दौरान सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से फोड़े, फुंसी, पेट का केंचुआ तथा पिंडकृमि का संक्रमण होता है। संक्रमित व्यक्ति द्वारा। आप जानते हैं कि मलेरिया रोग कैसे फैलता है? जब एक स्वस्थ व्यक्ति को मादा एनोफिलीज मच्छर जो मलेरिया के रोगाणुओं की बाह के काटती है, तो स्वस्थ व्यक्ति मलेरिया के रोगाणुओं से संक्रमित हो जाता है। इसी प्रकार डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी मस्तिष्क ज्वर भी संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं। डेंगू व चिकनगुनिया एडिस मच्छर के काटने से तथा जापानी मस्तिष्क ज्वर मादा क्यूलेक्स मच्छरों द्वारा फैलता है। क्या आपने किसी व्यक्ति का पैर हाथी के पैर के समान मोटा देखा है? यह एक रोग है जिसे फील पाँव या फाइलेरिया के नाम से जानते हैं। यह रोग मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। रोगों से बचाव। क्या अब आप समझ चुके हैं कि संक्रमणीय रोग के फैलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है? यदि हम माध्यम को रोगाणु से मुक्त कर दें तो हमें कोई बीमारी लगने की संभावना नहीं हो सकती है। आइए कुछ सामान्य जानकारी को समझें और उनका पालन कर रोगों से मुक्त होने का प्रयास करें। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी मस्तिष्क, जेई, जापानी इंसेफेलाइटिस एवं एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम AES बीमारी से बचने हेतु मच्छर रोधी दवाओं का प्रयोग करें एवं गड्ढों, खेतों में नीम की खली का प्रयोग करें। शरीर को अधिक से अधिक ढककर रखें। घर के आसपास गंदा पानी जमा न होने दें। शुद्ध जल का प्रयोग करके तथा रोग वाहक मक्खी मच्छर से बचाव और स्वच्छता की आदतों को अपनाकर हम हैजा, आमातिसार, पेचिस, पीलिया आदि रोगों से ग्रसित होने से बच सकते हैं। बरसात के मौसम में संक्रामक रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा कि जब हम बरसात के मौसम में बीमार पड़ते हैं और चिकित्सक के पास इलाज के लिए जाते हैं तो दवाओं के साथ चिकित्सक हमें पानी उबाल कर पीने के लिए कहता है। यह भी सलाह दी जाती है कि पानी के बर्तनों को ढककर व उससे पानी निकालने के लिए लंबे हैंडल वाले डोबक का प्रयोग करें। उबालने से पानी में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं और रोग संभावना कम हो जाती है। इसी तरह आपने देखा होगा कि बरसात के समय कीड़े मकोड़ों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। साथ ही धान के खेतों, गड्ढों, तालाबों आदि में मच्छरों के लार्वा पनपते हैं, जिससे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी मस्तिष्क ज्वर बीमारी का संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। मक्खी और मच्छर से आप भली भांति परिचित हैं। इनसे भी हमें अनेक परेशानी होती है। हमारे घरों के आसपास गड्ढे में पानी नहीं होनी चाहिए। घर की नालियों या अन्य जगहों पर पानी को एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। हमारे घर के दरवाजों तथा खिड़कियों में जाली लगी हो। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग बहुत लाभदायक होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे स्नान, शरीर की सफाई, हाथ को साबुन से धोना, खांसी आने पर लोगों का मुंह पर रुमाल रखना आदि तथा वातावरणीय स्वच्छता जैसे खुले में ना करें आदि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। टीकाकरण। टीकाकरण रोगों से बचाव की एक विधि है। जब रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में पहुंचते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर का रक्त प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। यदि मृत या अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उससे लड़ने के लिए प्रतिरक्षी बनाती हैं और उस रोगाणु को नष्ट कर देती हैं। यह प्रतिरक्षता हमारे शरीर में सदा बनी रहती है।
और रोगाणु से हमारी सुरक्षा करती है। इस प्रकार टीका वैक्सीन कार्य करता है। टीका द्वारा रोगों का उपचार टीकाकरण कहलाता है। चेचक, क्षय रोग, हेपेटाइटिस, पोलियो आदि रोगों को टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है। राष्ट्रीय टीकाकरण समय सारणी तालिका में दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है? कब टीका लगता है? उम्र और वैक्सीन। जन्म के समय क्या लगता है? BCG, OPV, हेम बी। 6 सप्ताह पे लगता है OPV 1 प्लस पेंटावेलेंट 1। 10 सप्ताह पे लगता है OPV 2 प्लस पेंटावेलेंट 2। 14वें सप्ताह पे लगता है OPV 3, पेंटावेलेंट 3 और IPV। 9 माह पे लगता है मीजल्स, खसरा की पहली खुराक, विटामिन ए की पहली खुराक, जेई जापानी इंसेफेलाइटिस की पहली खुराक। 16 से 24 माह पे लगता है DPT बूस्टर, OPV बूस्टर, मीजल्स की दूसरी खुराक, जेई की दूसरी खुराक। 5 से 6 वर्ष पे लगता है DPT बूस्टर 2। 10 वर्ष पे लगता है TT और 16 वर्ष पे लगता है TT। एंटीबायोटिक इनोकुलेशन से संक्रमण की रोकथाम। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि प्रतिजैविक औषधियां शरीर में रोगजनक सूक्ष्मजीवों के संक्रमण को रोकती हैं। पादप रोगों से बचाव के लिए कवकनाशी तथा जीवाणुनाशी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। जंतुओं की भांति पेड़ पौधे भी विशिष्ट प्रकार के विषाणु, जीवाणु, फफूंद आदि सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले रोगों से ग्रसित होते हैं। इनकी जानकारी तालिका 5.2 में दी गई है। यह है तालिका 5.2 जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए पौधों के बीजों को बुआई से पहले कवकनाशी तथा जीवाणुनाशी दवाओं से उपचारित करते हैं। इससे ये रोग मुक्त हो जाते हैं और अच्छी फसलें पैदा होती हैं। कुछ और भी जानें। पादपों को रोग मुक्त करने के लिए तरह तरह के रसायनों का प्रयोग किया जाता है। पेस्टिसाइड को इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, रोडेस्टिसाइड तथा फंजीसाइड में विभक्त किया गया है। DDT, BHC, मिथाइल पैराथायोन, हेक्टाक्लोर, एल्ड्रिन और क्लोरोडेन आदि रसायन कीटनाशक कहलाते हैं। कुछ रसायन खरपतवार को नष्ट करने के काम आते हैं जैसे 2,4-D। कुछ पीड़क जंतुओं जैसे चूहों और टिड्डियों को मारते हैं जैसे नाइब्रोसाइड। कुछ फफूंदनाशी फंजीसाइड से फफूंद का नाश होता है जैसे ओफिनाल, कैप्टन आदि। किंतु अधिक मात्रा में इनके निरंतर प्रयोग से समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। ये विषैले पदार्थ है, अतः इनका प्रयोग निर्धारित मात्रा से अधिक नहीं करना चाहिए। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। यह रोग HIV अर्थात ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस द्वारा होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की रोगों से लड़ने की शक्ति, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। इस रोग का विषाणु शरीर की रक्षक श्वेत रुधिर कणिकाओं एवं मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, जिसके कारण कुछ वर्षों बाद शरीर सामान्य रोगों से भी अपना बचाव नहीं कर पाता है और अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। अंत में रोगी की मृत्यु हो जाती है। एड्स को रेड रिबन द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये इस तरह से रेड रिबन को लगाते हैं। एड्स से पीड़ित व्यक्ति को HIV धनात्मक कहते हैं। धनात्मक मतलब पॉजिटिव, HIV पॉजिटिव। एड्स के लक्षण। एड्स के रोगी में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं: भूख न लगना, वजन में कमी, ज्वर, त्वचा पर ददोरें, थकावट, रोग से लड़ने की क्षमता में कमी आदि। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में निमोनिया तथा त्वचा कैंसर होना ज़्यादा होता है। एड्स के कारण तथा रोकथाम। HIV नामक विषाणु के शरीर में पहुंचने से मनुष्य एड्स से पीड़ित हो जाता है। एड्स के खतरनाक, जानलेवा तथा लाइलाज रोग है। शरीर में एड्स विषाणु के प्रवेश करने से शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इससे शरीर रोगों से लड़ने में असमर्थ हो जाता है। इस रोग के विषाणु संक्रमित व्यक्तियों से स्वस्थ व्यक्ति में कई तरीकों से पहुंचते हैं। इनमें से मुख्य रूप से असुरक्षित यौन संबंध, रक्त आधान में संक्रमित व्यक्ति के रुधिर को स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ा देना, यह संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किया गया रेजर ब्लेड या इन्फेक्शन के उपयोग से भी यह रोग फैलता है। यह बीमारी संक्रमित माताओं से बच्चों में भी जाती है। एड्स से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं: इंजेक्शन लगाने में भी संक्रमित साफ नई सुई एवं सीरिंज का प्रयोग करना चाहिए। रक्त आदान से पूर्व रक्त की जांच भली भांति अनिवार्य रूप से करा लेनी चाहिए। नशीली दवाओं के इंजेक्शन नहीं लेने चाहिए। रेजर ब्लेड का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। एड्स कारणों से बचकर ही हम एड्स से सुरक्षित हो पाएंगे। एड्स इससे नहीं फैलता है। एड्स संक्रमित व्यक्ति के साथ दैनिक प्रयोग की वस्तुओं का उपयोग करने से नहीं फैलता है, जैसे टेलीफोन, टाइपराइटर, किताब तथा कलम आदि। हाथ मिलाना, छूना, साथ उठना बैठना, आसपास खड़ा होना, एक दूसरे के कपड़ों को पहनने से एड्स नहीं होता है।
एक ही कार्यालय, कारखाना आदि में साथ साथ काम करने से या उपकरणों को मिलाकर प्रयोग करने से एड्स नहीं फैलता है। साथ साथ खाने पीने तथा प्लेट, गिलास या अन्य बर्तनों को मिलाकर प्रयोग करने से भी एड्स नहीं फैलता है। खांसने, छींकने, हवा आदि से नहीं फैलता है। कीट पतंगों के काटने से जैसे मक्खी, मच्छर, जूं तथा खटमल आदि से एड्स नहीं फैलता है। कुछ और भी जानें। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस कहते हैं। बंदरों में सर्वप्रथम एड्स का उद्भव हुआ और उसके बाद ही मनुष्यों में यह रोग फैला है। एलिसा परीक्षण को एड्स का पता लगाया जाता है। एलिसा परीक्षण से एड्स का पता लगाया जाता है। हमने सीखा सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात ये हवा, पानी, मिट्टी तथा जीवों के शरीर में भी पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों होते हैं। विषाणुओं द्वारा मनुष्यों में चेचक, पोलियो, डेंगू, चिकनगुनिया आदि जैसे रोग हो जाते हैं। सूक्ष्म जीवों को सामान्यतया 5 समूहों में बांटा जाता है: जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक व शैवाल। प्रोटोजोआ एंटमीबा, हिस्टोलिका से पेचिस तथा प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया रोग होता है। पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवा बनाई जाती है। जैंथोमोनास नामक जीवाणु से नींबू में कैंकर रोग होता है। तो हमारा चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे खत्म हुआ और अगली वीडियो में आपको इस पार्ट के ये अभ्यास प्रश्न है, क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा।